हम्म, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और यहाँ पे हर्ष कनेक्ट हो रहे हैं। हर्ष की तस्वीर दिख रही है, हर्ष नहीं दिख रहे हैं। हर्ष, हाय यस, स्वाति। हाय, नाउ वी कैन सी यू। यस, क्या हाल चाल है? बस ऑल फाइन एज ऑफ नाउ स्वाति। ओके, ठीक है। हर्ष, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें? जी हाँ, जरूर। ओके, शुरुआत जो यहाँ पे लाइव क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से करते हैं, क्योंकि इनकी शिकायत आने लग जाती है कि आप यहाँ से सवाल लेते नहीं हैं। ओके, तो क्विकली यहाँ पे 4-5 सवाल लेते हैं, उसके बाद जो 2-3 सवाल हमने पहले शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो लेंगे, और फिर हमें आगे बढ़ते हैं। तो सवाल के श्योर। जवाब थोड़े छोटे छोटे हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हम ज्यादा सवाल ले सकें। ओके, जी हाँ। करण सेठी जी का सवाल है, एसबीआई ब्लू चिप, पराग पारेख, एलएनटी मिड कैप, कोटक नैस्डैक 100 एफओएफ, उम्र है 25 साल, बताएं पोर्टफोलियो कैसा है? आई थिंक एकदम परफेक्ट है स्वाति। आई थिंक एक उनका लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप हो गया उनके पास एक हम्म, एलएनटी, हम्म, एंड जो कोटक एंड नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। आई हम्म। थिंक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। आई डोंट थिंक कुछ भी चेंजेस फिलहाल करने की जरूरत है। ओके, अनिल कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, सोनू रंगा जी, राकेश म्याना जी, हार्दिक जोशी जी, सभी को नमस्ते। रत्नेश जी नमस्ते। करण जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अब आप सवाल दोबारा, आप बार बार भेजे जा रहे हैं, अब रुक जाए, ठीक है? और ओके, इन्हीं के सवाल बार बार आए जा रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं। रुक जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सनी कराले जी, लॉन्ग टाइम नो सी। यस, आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। ओके, आशुतोष सूरी जी का सवाल है, एचडीएफसी, अर्गो, ऑप्टिमा, रिस्टोर और यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सी बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना मुझे लगता है बड़ा ही मुश्किल काम है। यू नो, काइंड ऑफ यस स्वाति इनफैक्ट। लेकिन अगर हम उसे ब्रेक डाउन करें ना हमारी जरूरतों को लेके, तो हम्म, हमें पॉइंटर्स मिल जाते हैं कि हमें क्या एक्चुअली हमारे लिए सूटेबल है। हम्म, तो बड़ी बड़ी जो पॉइंट्स है, पहले जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो समझ लें कि कोई भी पॉलिसी में आपको ये देखना है कि उसमें कोई भी सब लिमिट्स नहीं हो। तो हम्म, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो कि अगर आपको रूम में एडमिट होना है तो ये नहीं कि पॉलिसी आपको बता रही कि कौन सी कैटेगरी के रूम में आपको एडमिट होना है। हम्म, तो एक है सब लिमिट्स जो आपको देखनी होगी, उसमें बाद में वेटिंग पीरियड और वो अलग क्लॉसेज है, थोड़ा डीप में चले जाते हैं। तो अगर मैं इनकी एचडीएफसी एर्गो जो ऑप्टिमा, रिस्टोर और यूनाइटेड में कंपेयर करूं, हम्म, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो पॉलिसीज है उनमें मैंने देखा है कि रूम रेंट पे लिमिट होता है कि आप जो सम इंश्योर्ड है उसका 1% आपकी एलिजिबिलिटी होती है रूम रेंट। मतलब आपने 5 लाख की पॉलिसी है तो आप जो पर डे का हॉस्पिटल रूम होता है वो 5,000 रुपए से ज्यादा में अगर रहते हैं तो हम्म, सारे खर्चे जो आपके वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाते हैं। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ऑप्टिमा रिस्टोर जो पॉलिसी इन्होंने लेने की सोचा है वो बहुत अच्छी है। हम्म, प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा है कि थोड़ी सर्विसिंग भी क्लेम के टाइम पे थोड़ी बेटर होती है एज कम्पेयर। हालांकि हम्म। कोई इंडिविजुअल केस खराब हो तो अलग मैटर है, बट आई थिंक एचडीएफसी एर्गो की ऑप्टिमा रिस्टोर इज अ गुड पॉलिसी। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। ऑलराइट, राम कुमार एस जी का सवाल है, विच इज द टाइम फॉर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल का मतलब क्या है। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या सही वक्त है स्मॉल कैप में निवेश करने का, या फिर स्मॉल कैप में निवेश कितनी लंबी अवधि के लिए करे तो बेहतर होगा? तो आई गेस दोनों सवाल का नो, जवाब दे दीजिए। यस, इनफैक्ट स्वाति, हमने एक स्टोरी आज ही इकोनॉमिक टाइम्स के लिए की थी जिसमें हमने हमने एक्चुअली एक कॉल दिया है कि भाई आप हम्म, मिड एंड स्मॉल कैप, मोर पर्टिकुलरली स्मॉल कैप में आप अपना एक्सपोजर थोड़ा कम कर लें। हम्म, 2-3 कारण है ऑफकोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो इकोनॉमिक की सिचुएशन है, ये हम्म, सिर्फ मार्केट जो आज की तारीख में हम फुल्ली वैल्यूड बोल रहे हैं या हाईली वैल्यूड बोल रहे हैं। हम्म, तो इसमें एक टैक्टिकल कॉल होगा कि आप स्मॉल कैप में अपना ये जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम कर लें। एंड एज फार एज कि अगर अगर स्मॉल कैप में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं, कितना टाइम तक वेट करना चाहिए। हम्म, तो इक्विटीज हम मानते हैं कि मिनिमम 8 to 10 years का होराइजन लेके चले। उसमें हम्म, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप ऐड कर रहे हैं तो 2-3 साल और डेफिनेटली आगे और जोड़ लीजिए। जितनी लंबी अवधि होगी उतनी ये स्मॉल मिड कैप सब में जो वॉलेटिलिटी है उतना आप बेटर राइड कर पाएंगे। हम्म, लेकिन आज की तारीख में इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि मैंने आज ही हमने एक इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल में मैंने अपना कोट किया है
जिसमें हमने कहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में से आप थोड़ा अपना एलोकेशन कम कर लें। स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन कम कर ले। ओके, ये बताएं, आपने कहा कि अभी 6 से 7 या 7 से 8 साल इक्विटी के लिए लेकर चले। हमें याद है कि जब 10 साल पहले या कुछ वक्त पहले, 10 साल ना लीजिए आप तो भी, तो हम कहते थे, आज भी बहुत तो कहते हैं, कम से कम 3 साल इक्विटी में होना चाहिए, उससे उससे कम में तो आप आओ ही मत। तो अब ये मान के चले कि वो 3 साल का जो नजरिया था उसको हमने बढ़ा के 5 साल या 6 साल कर दिया कम से कम के लिए। नहीं, एक्चुअली इनफैक्ट इक्विटीज हमेशा ही, अगर आप सी क्या होता है इन्वेस्टर का, मैं आपको वो एग्जांपल से बताता हूँ। हमें कई बार इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। आई मीन ये उनका फर्स्ट लाइन होती है कि इक्विटी रिस्की बहुत है और मुझे मेरा कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमने एक एक स्टेटिस्टिक्स को रेफर किया था, पहले के स्टडी से मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए आप। एक स्टडी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, कि अगर आपने इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है। तो 1 साल में अगर आप बेचते हैं तो आपका चांसेस ऑफ लॉस आर 50%, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, 50-50% चांस है। अगर यही चीज का होराइजन हम बढ़ा के 3 साल करते हैं तो चांसेस ऑफ लॉस जो पहले 50% था वो घट के मान लीजिए 30% पे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। यही होराइजन को आप अगर बढ़ाते हैं 7 साल, 8 साल या 10 साल करते हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बिकम्स 0। और ये इनफैक्ट एम्फी की एक स्टडी की थी, पेसिल के साथ उन्होंने शायद ये स्टडी की थी। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी एसआईपी 7 साल तक अगर चलती है तो 7 साल के उपरांत लॉस नहीं होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो होता है, जो टॉप फंड्स उन्होंने पिक किए थे, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बिकम्स 0। सो इक्विटी में हम क्यों लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ये नहीं कि आप उसके पहले बेच नहीं सकते, हम इसके लिए कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो जैसे साल गुजरते जाते हैं वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है और एक टाइम आता है जब वो 0 हो जाती है। अब रिटर्न उसके ऊपर कितना मिलेगा, 1 साल में आपको लास्ट 1 ईयर में लार्ज कैप ने आपको मान लीजिए 70% 80% रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप मिड कैप ने 100% रिटर्न दिया है। तो कोई आर्ग्यू करेगा कि 1 साल में तो सबसे अच्छा रिटर्न मिला, 10 साल में बल्कि रिटर्न कम हो जाएगा। सो लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम होता है ईयर ऑन ईयर। तो अगर आप 10 साल तक रुकते हैं, 7 साल के ऊपर रुकते हैं, जो एमफी की स्टडी थी, 7 साल के ऊपर रुकते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस लगभग 0 हो जाता है। तो इसी के लिए हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, बाकी और कोई लिमिटेशन नहीं है। टाइम हमारी बनाई हुई है, जहां तक हमको जरूरत है, जब हमको अच्छा लगे बेच। सुलेमान हक जी का कमेंट है यहाँ पे, मैम बहुत लॉस हो रहा है, मन करता है सब बेच बाच कर हज पर चला जाऊं। पोर्टफोलियो बताए तो जरा हम बताएं कि क्या कर सकते हैं। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है सुलेमान जी। एक सवाल मेरे पास आया था श्रीलेश जी का इंस्टा पे, और उनका सवाल था कि लार्ज कैप में किसी एक फंड में निवेश करना है, 2 ऑप्शन उनके हाथ में है, एक है एक्सिस ब्लू चिप और दूसरा है कैनरा रोबेको ब्लू चिप। अब इस पे मैं स्क्रीन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा निकाल के बाकियों को दिखाने के लिए, किस बेसिस पे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। ओके, अच्छा, ये भी मैं क्योंकि पहली बार कर रही हूँ तो शायद थोड़ा सा शेयर। कैन यू सी दिस चार्ट हर्ष? जी हाँ, जी हाँ, देख पा रहा हूँ मैं इसे। देख रहे हैं, और आई एम श्योर बाकी लोग भी देख पा रहे होंगे इसे। यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लॉन्च हुए थे। रिटर्न दोनों का ऑलमोस्ट, मैंने बाकी रिटर्न का डेटा नहीं निकाला है 3 साल और 7 साल, और क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर उसमें जा रहे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। एयूएम का हालांकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क कह सकते हैं, एक 2156 करोड़ पर है और एक 24,000 करोड़ पर है। एक्सपेंस रेशियो देख लीजिए। अब बताएं, अब क्या देखकर बेसिकली एक निवेशक तय करेगा कि वो एक्सिस ब्लू चिप के साथ जाएगा या फिर कैनरा ब्लू चिप के साथ जाएगा? 2 पैरामीटर स्वाति। पहला कि आप एक फंड हाउस लेवल पे भी देखें, ये तो स्कीम की इन्होंने स्पेसिफिकली कंपैरिजन मांगी है। आप एक फंड हाउस लेवल पे देखें कि अगर एक कोई फंड मान लीजिए 10 इक्विटी स्कीम्स चला रहा है, तो उनका ओवरऑल इक्विटी एयूएम जो सारी 10 स्कीम को मिला के क्या रहा है, एवरेज कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर उनका मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी एयूएम हैज बीटन द मार्केट, मतलब वो इक्विटी फंड हाउस अच्छा काम कर रहा है। अब इनकी स्कीम्स पे आते हैं, जो आपने डेटा निकाला है, ऑब्वियसली ये दोनों जो स्कीम्स हैं, दोनों टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में आती हैं। अब इसमें एक लेमैन क्राइटेरिया ये है कि आपको जहां पे मन की तसल्ली मिलती है,
आपको लगता है ओके। कि नहीं मुझे कैनरा ज्यादा अच्छा लग रहा है या मुझे एक्सिस का नाम सुना हुआ है, जो भी आपको ठीक लगता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हम एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ स्कीम्स में आती है, तो बेसिकली आप आंख बंद के किसी भी स्कीम पे हाथ रख दें तो कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों स्कीम उसमें कैटेगराइज होती है। अगर हम थोड़े स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं, थोड़े रेशियोज में अगर जाते हैं, तो ये रेशियोज मैंने भी आप पहले निकाले थे। तो अगर हम देखें बीटा जो है, जो इन दोनों फंड्स का जो बीटा है, वो पॉइंट एक्सिस का है 0.78 और कैनरा का है 0.76। ओके, तो ये एक स्टेटिस्टिक्स हो गया जो आपको देखना है कि अगर मार्केट में जितना फ्लक्चुएशन होगा इस पे कितना असर आएगा। तो दे आर लो बीटा, इनका मार्केट से बीटा कम है। अगर हम ये हम अल्फा देखें, मार्केट से बोल रहे हैं या फिर हम इसको बेंचमार्क से कहते हैं? दोनों क्या सेम चीज है? इनका ब्लू चिप है तो ये इंडेक्स ही इनका बेंचमार्क होगा। तो एनीवेज इन एनी केस अगर हम अल्फा देख रहे हैं कि जनरेट इन्होंने एक्सेस कितना जनरेट किया है, मतलब व्हाट इज द रिस्क रिवॉर्ड, अगर मुझे रिवॉर्ड जो रिस्क लिया उसके सामने रिवॉर्ड कितना है, तो एक्सेस का अल्फा था 4.53 और कैनरा है 4.90। सो अगर हम देखें कि ये, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन भी अगर इसमें ले लेते हैं कि व्हाट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, मतलब कितनी रेंज में इसका रिटर्न्स वेरी करता है, तो ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स है वो कैनरा के थोड़े ज्यादा है, व्हिच मीन वेरी मार्जिनली, हम कंपैरेटिवली ज्यादा बोल रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत कंपैरेटिवली फर्क डिफरेंस है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस है, बट नेवरदलेस अगर हम देखें तो थोड़ा हल्का सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो है कैनरा का, और उसके सामने जितना रिस्क ले रहे हैं उसके सामने उन्होंने रिटर्न भी उतना ज्यादा दिया है। ऐसा नहीं, उनका जो अल्फा है वो भी थोड़ा ज्यादा है। तो बट डिफरेंस इतना छोटा है कि इतनी डिटेलिंग में जाने की भी जरूरत नहीं है। बट इन एनी केस क्योंकि इन्होंने पूछा है, कंपेयर किया है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि दोनों स्कीम्स में से किसी में भी हाथ रख लीजिए, जहां आप कंफर्टेबल है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लार्ज कैप में बड़े यूएम का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है हर्ष? जी नहीं, क्योंकि लार्ज कैप इनफैक्ट टॉप 100 कंपनीज की बात कर रहे हैं, एंड टॉप 100 कंपनीज अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो इतना बड़ा है। अगर हम मान लीजिए आज की तारीख में अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे हिसाब से 1,70,000 करोड़ ऐसा कुछ है उसमें, मतलब करोड़, तो उसमें से 70% कंप्राइसेस ऑफ द लार्ज कंपनीज ओनली। वो 100 कंपनियों का ही मार्केट कैप इतना बड़ा है कि अगर उसमें 25,000 करोड़ का आपका एयूएम है तो बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आई डोंट थिंक एयूएम इज टू मच ऑफ प्रॉब्लम। अगर यही चीज मिड कैप में होती या स्मॉल कैप में होती तो जिसका छोटा एयूएम है दैट वुड बी बेटर। ओके, छोटा यूएम होता तो बेहतर होता मिड कैप और स्मॉल कैप में। दीपक कुमार वांट टू इन्वेस्ट 50,000 फॉर 20 years, काइंडली सजेस्ट सम गुड फंड्स। 50,000 हर महीने का कि 50,000 हर महीने, पर मंथ? Okay, so 20 years horizon again, I'm assuming कि और बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे। ये 50,000 सिर्फ अगर हम इक्विटी को एलोकेट करें या इसमें अगर थोड़ा सा आपको बैलेंस फंड डालना है वो अलग मैटर है। मैं आपको ब्रॉडली एक एलोकेशन बता देता हूँ जो बाकी इन्वेस्टर्स को भी काम आ सकता है। तो हम ये कहते हैं कि अभी इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 50,000 रुपए। तो हम कहते हैं कि 50,000 रुपए जो हर महीने के इन्वेस्ट करने हैं, आप एक कोर इक्विटी पोर्टफोलियो बनाए। पहला पॉइंट है कि आपका जो एक बेस है इक्विटी में भी एक कोर पोर्टफोलियो, वो हो गया आपका करीबन 50%। तो आप कहते हैं 25,000 रुपए जो मेरे हैं वो जाने चाहिए एक कोर पोर्टफोलियो क्रिएशन में, जो एसेंशियली बेस्ट कंपनीज, बेस्ट इक्विटीज होनी चाहिए, जो बेस्ट कंपनीज है इंडिया की। तो एसेंशियली लार्ज, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 50% आप एलोकेट करें टू लार्ज कैश। उसमें आप डिवाइड कर लें एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड। तो मान लीजिए 12,500 रुपए उसको आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और 12,500 रुपए आप एक एक्टिवली मैनेज फंड, जिसका हमने कैनरा की बात कर ली, एक्सिस की बात कर ली, तो कोई भी एक फंड चूज कर लें। तो एक पैसिव एक एक्टिव, 30% करीबन जो है 15,000 रुपए, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में। अगर आप चाहें मिड, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, जो आपको ठीक लगे। ओके, ये आप 30% उसमें डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप में भी इंडेक्स फंड आ गए हैं। तो निप्पॉन का एक निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है जो पूरा मिड कैप को पूरा रेप्लिकेट करता है। तो मिड कैप का आपको चाहिए तो एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। आपको अगर मल्टी कैप चाहिए, फ्लेक्सी कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए, ये 30% में आपको जो करना है आप कर लीजिए। बाकी का 20% जो बचता है, ये 20% आप इसमें एक इंटरनेशनल फंड को एलोकेट करें ताकि आपका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो। आप चाहें पूरा का पूरा 20% आप इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसे फर्दर डिवाइड करना है तो 10% इंटरनेशनल फंड एंड 10% आप एक कोई सेक्टर फंड या कुछ ले लें जहां आपको ठीक लगे। सो ये जो डिविजन है
इससे आपका जो एलोकेशन है वो आपको अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिफरेंट ज्योग्राफीज, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनेगा। और फिर और बाद गोल्ड में में आगे, अगर एक्सपोजर लेना, नॉर्मली कहते हैं हम कि गोल्ड भी आपके पोर्टफोलियो में 10% या 15% होना चाहिए, उसकी जगह कहाँ बनती है? इनफैक्ट मैंने जैसे कहा कि अगर ये इनका प्योर इक्विटी एलोकेशन है तो ये है। अगर इस डेट, ऑफ कोर्स हमें डेट और गोल्ड तो इंक्लूड करना ही है। अगर ये पूरा ही 50% है, ये 50,000 रुपया जो है वही उनका पूरा इन्वेस्टमेंट है, तो पहले तो एसेट एलोकेशन करना होगा भाई, कितना इक्विटी, कितना डेट और कितना गोल्ड। तो इक्विटी अगर 50% है तो 25,000 को आप वैसे डिवाइड करें जो मैंने कहा अभी। और डेट है, डेट का जो पोर्शन है वो डेट और गोल्ड में आप डिवाइड कर ले। 10 to 15% आप गोल्ड में, 10% आई थिंक गोल्ड में सफिशिएंट है। 40% आप जो बाकी का 40% अगर डेट में एलोकेट कर रहे हैं तो डेट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जैसे आपको करना हो। ओके। बम्बम कुमार जी ने लिखा है, प्लीज मैम इस सेशन में एचडीएफसी स्मॉल कैप के बारे में बताएं प्लीज। क्या बताएं हम आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप का? आपको क्या कुछ याद है उसके बारे में? परफॉर्मेंस कैसा है हर्ष? है वेल तो। आई डोंट, नहीं, मैं जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्मॉल कैप फंड। मतलब मुझे डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड कभी भी मैंने इन्वेस्टर्स को रेकमेंड नहीं किया। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप एक डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट ना करें। वाई सो? मैंने शायद पहले मिस कर दिया हो सुनना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ढूंढने में लग जाती हूँ कई दफा। कैन यू? नो सर, क्या होता है स्वाति, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बताता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर स्मॉल कैप बोलते हैं कि ज्यादा एग्रेसिव है, लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न देता है एक्सेट्रा। अगर आप कोई भी कंपनी का, आप अगर एक फैक्ट शीट लें, कोई भी स्मॉल कैप फंड का आप एक फैक्ट शीट खोलें, वो फैक्ट शीट में आप कंपनीज जो होल्ड करती है वो स्कीम, वो कंपनियों के नाम पढ़ लीजिए। ओके, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप इनका, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कंपनियां खराब है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आदमी, जब आप कोई भी एज एन इन्वेस्टर वो फैक्ट शीट पढ़ेंगे, आप उसमें जिन कंपनियों में पैसे लगे वो आपके ही पैसे लगे, क्या आप कंफर्टेबल उन कंपनीज में पैसे लगाने के लिए। आधी से ज्यादा कंपनियों, मैंने कभी कई बार वो फैक्ट शीट उठा के देखी है, तो मुझे आधी से ज्यादा कंपनियां मालूम ही नहीं करती क्या। आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं मिड कैप और लार्ज कैप का फैक्ट शीट देखता हूँ, उसमें मुझे नाम जो मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन कंपनियों के शेयर में मेरे पैसे लगे। तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूँ या कोई फंड हाउस के जरिए इन्वेस्ट करूँ, मेरे पैसे तो अल्टीमेटली उन्हीं कंपनी में जा रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर जब स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि उस स्कीम का एक फैक्ट शीट खोल के देख ले कि कौन सी कंपनी की होल्डिंग है। तो अगर मैंने नाम ही नहीं सुना है, मुझे जानता ही नहीं किस बिजनेस में है, तो शायद आई मे नॉट बी कंफर्टेबल। दूसरी है कि जो स्मॉल कैप कंपनी, अगर मैं एक फंड मैनेजर हूँ जो स्मॉल कैप मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास इस स्कीम में पैसे आ रहे हैं, मेरा इन्वेस्टर का मैंडेट बहुत क्लियर है कि मुझे स्मॉल कैप ही खरीदना है। अब मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे पैसे डिप्लॉय करने मार्केट में, मुझे कोई कंपनी अच्छी लगे। और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम्स नॉर्मली कम होते हैं, स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी है। तो अगर मैं इन्वेस्ट करने जाऊं तो बाई सेल का जो स्प्रेड है, वो इम्पैक्ट कॉस्ट जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे ये शेयर खरीदने ही, मैं चाहूँ कि नहीं चाहूँ, मुझे अच्छे लगे कि नहीं लगे। और मैं ही वो फंड मैनेजर हूँ जो एक फ्लेक्सी कैप मैनेज कर रहा हूँ, और वो फ्लेक्सी कैप में मेरे पास सिर्फ 10% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। तो आप एज अ फंड मैनेजर मेरी दुविधा समझिए, मुझे अगर स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती तो मैं फ्लेक्सी कैप में भी 10% ही क्यों रखता, मैं उसमें 20 या 30% नहीं इन्वेस्ट करता। मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं दिख रही तो मैं उसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन क्योंकि मेरे पास स्मॉल कैप में पैसे आए हुए हैं, मुझे कंपल्सरीली कुछ ना कुछ खरीदना है, तो मैं कुछ भी जाके खरीद रहा हूँ। सो आई प्रिफर कि अगर आप एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, जिसमें एक फंड मैनेजर बहुत चूज करता है कि मुझे कोई अच्छी लगी तो ही मैं कंपनी खरीदूंगा, नहीं अच्छी लगी मैं नहीं खरीदूंगा, तो वो एक सिलेक्शन प्रोसेस में ज्यादा बेटर है ना, rather लेकिन than ज्यादातर compulsorily फ्लेक्सी मुझे। कैप तो फिर लार्ज कैप ओरिएंटेड, लार्ज कैप हैवी होते हैं। यस, दैट इज व्हाई मल्टी कैप के वो जो रेगुलेशंस आए थे, अगर आपको एक स्टेप आगे जाना है तो आप मल्टी कैप में करिए। तो आपको ये तो पता है कि 25% तो डेफिनेटली स्मॉल कैप में स्मॉल मिलेगा, कैप में लगे। 25% डेफिनेटली मिड कैप में रहेगा। तो वो एक अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा बेटर है। अब इनका जो सवाल था वो एचडीएफसी स्मॉल कैप से, जहां तक मुझे रिटर्न्स का पता है, आई थिंक एसबीआई स्मॉल कैप वाज डूइंग मच बेटर, मच बेटर। एक्सिस स्मॉल कैप वाज परफॉर्मिंग मच बेटर। Yep. सो अगर Even इन्होंने Nippon इन्वेस्ट करना India शुरू small नहीं, cap is better than यस, तो return wise. अगर इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है और स्मॉल कैप में ही करना चाहते हैं सुनने के बाद भी, तो बेशक आई मीन उनके पैसे हैं, और डिसीजन हम हमेशा इन्वेस्टर के हक में ही छोड़ते हैं कि भाई आपके पैसे हैं, आप इवेंचुअली डिसाइड करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक्सिस स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप विल बी बेटर। जतिन रावल जी का सवाल है, म्यूचुअल फंड्स लाखों में शेयर मतलब स्टॉक्स खरीदते हैं, जब डिविडेंड और या बोनस डिक्लेयर होता है तो वो
कैसे ट्रीट किया जाता है, वो कस्टमर को तो पास ऑन डायरेक्टली नहीं किया जाता, राइट? सो या तो स्कीम की अगर कोई भी होल्डिंग है, अगर उन कंपनियों ने कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, मान लीजिए बोनस हुआ, डिविडेंड आया, तो वो स्कीम में ही आता है और वो एनएवी में जुड़ जाता है। सो एनी डिविडेंड दैट दे गेट वो एनएवी, वो स्कीम की वैल्यूएशन में आ जाता है और एनएवी में रिफ्लेक्ट करता है। तो आई डोंट थिंक इन्वेस्टर को कुछ भी उस चीज में ये सोचने की बात है मेरे पास नहीं आया, बट वो स्कीम में ही आता है और वो उसकी एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, ऑलराइट। एक सवाल हमारे पास आया था एक फंड के ऊपर, यूटीआई निफ्टी 30 मोमेंटम फंड। ओके, इस पे सवाल था बलराम शर्मा जी का कि ये कैसा है निवेश के लिए। सो सर, हाँ जी बताएं। सो इनफैक्ट स्वाति, इसका नाम मैंने भी देखा, क्योंकि पहले तो मैंने सुना नहीं था। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ही रिसेंटली, ये मार्च इनफैक्ट मार्च 21 में में आया ही है। लॉन्च मैं हुआ है। इसका एक शेयर करती हूँ आपके साथ, सबके साथ यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन, ताकि उनको भी दिखा सकूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, शेयर एंड आई हैव टू शो। अच्छा, आई कांट, प्रॉब्लम ये है कि जहां पर वो है वो दिख नहीं रहा, फैक्ट शीट नहीं, आई हैव टू शो। ओके, यही है जो आप अभी अभी स्क्रीन पे हाँ, है, वो लेकिन आ ये गया है। स्क्रीन पे सामने वो टैब्स आ जा रहे हैं शेयर वाले, तो मुझे वो स्क्रीन मेरी खुल नहीं रही है। ये नॉट दिस वन, नो आई कांट, आई डोंट थिंक आई कैन। सो एनीवे, यू गो है। या सो ये बेसिकली निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। हम्म आई मीन, सो दिस इज, ये जो निफ्टी 200 इंडेक्स है, हम्म उसमें से 200 कंपनी जो निफ्टी 200 का हिस्सा है, उसमें से जो हाई मोमेंटम स्टॉक्स है, उनमें वो 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। हम्म मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना कुछ अलग या कुछ हम्म ज्यादा इसमें निकल के मिलेगा मुझे। हम्म अगर आपको एक 30 स्टॉक्स का बास्केट चाहिए, तो फोकस्ड फंड आपके पास है। आपके पास सेंसेक्स है जो 30 स्टॉक्स का बास्केट है। हम्म जैसा कि ऑब्वियसली जो इंडेक्स फंड, सेंसेक्स फंड होगा 30 स्टॉक्स का, वो लार्ज टॉप 100 में से ही होगा। हम्म ये टॉप 200 में से ले रहे हैं, तो आप एक फोकस्ड फंड में जा सकते हैं हम्म जो 25-30 स्टॉक्स का बास्केट बनाते हैं। हम्म सो आई डोंट सी एनीथिंग एक्साइटिंग कि ऐसे इसमें जो हाई मोमेंटम है, जो आप अभी स्क्रीन दिखा रहे हैं, हम्म जो 6 to 12 मंथ्स वॉलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न जो एक तो बेस्ट। पहले पहले वहां तक जाने के पहले मैं यहाँ पर पहले आ रही, ये मोमेंटम 30 मतलब यहाँ मोमेंटम का मायना क्या हुआ? सो वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्टॉक्स बेस्ड ऑन द 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स volatility adjusted returns हम्म known as normalized momentum score are considered to be part of the portfolio. तो हम्म बेसिकली जो लास्ट 6 महीने से 12 महीने में हम्म जो ज्यादा जो वॉलेटिलिटी स्कोर पे, जो वॉलेटिलिटी, जितनी वॉलेटिलिटी है और उसके सामने रिटर्न्स कितना दिया उन्होंने, तो हाई हम्म मोमेंटम, हम्म उस स्टॉक्स, उन 30 स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे। हम्म सो इन अ नटशेल समरी बना दें अगर, तो अवॉइड करें स्कीम को। आई थिंक वन लाइन का आंसर यही है। तो मैंने इसका लेकिन चेक कर रही थी, रिटर्न वगैरह, इनका एक चार्ट था, इसी एनएससी की साइट पर ही था उनका। तो हाँ रिटर्न इनका कंपेयर टू, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसके साथ उसका कंपैरिजन किया था, निफ्टी 50 के साथ था या निफ्टी 100 के साथ था। तो हम्म रिटर्न के लिहाज से पिछले 5 या 10 साल में वेरी इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड। हालांकि ये फंड नया है, ये खुद जो ये इंडेक्स है यही लॉन्च हुआ है अगस्त 2020 में। यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है, राइट? हालांकि बेस डेट 2005 की ली हुई है। तो मैं 2010 से 2020 या 21 का देख रही थी कि कैसा है। सो आई वाज काइंड ऑफ लाइक कि यार ये तो बड़ी अच्छा रिटर्न के लिहाज से तो ये निफ्टी 50 को आराम से बीट कर रहा था लगातार इन 10 इयर्स टाइम फ्रेम। तो फिर क्यों नहीं, व्हाई नॉट इन दिस इंडेक्स? So Swati, Nifty 50 is top 50 टॉप companies 50 out of the कंपनीज। 100, out of the 100 टॉप 100 या में से 50 ले रहे हैं। हम्म ये निफ्टी 200 में से लेने से इसमें मिड कैप भी आ गया है। करेक्ट। इसमें जो मिड कैप का जो डेफिनेशन है, वो 101 कंपनी से 250 कंपनी का है। तो इफ यू टेकिंग टॉप 200, उसमें 100 लार्ज कैप और 100 मिड कैप कंपनीज आई हैं। करेक्ट। उसमें आप मोमेंटम पिकअप करने वाली कंपनी से ले रहे हैं। अब ये मोमेंटम लास्ट 6 मंथ्स 12 मंथ्स का है। आप इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए हैं,
आप ट्रेडर नहीं है। सो ये मोमेंटम के बेसिस पे रेगुलरली पोर्टफोलियो चर्न होने वाला है। तो आज कुछ मोमेंटम में है, कल कुछ और है, तो ये खरीदी बेची चलने वाली है। तो तो पॉइंट सिंपल है, एज एन इन्वेस्टर हम चाहते क्या, हम चाहते हैं कि मेरे पैसे अच्छी तरह ग्रो करें। इसमें मुझे इतनी फैंसी इतनी सब करने की जरूरत क्या है। अगर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, आपने अगर निफ्टी 200 का रिटर्न देखा है तो वन पार्ट है, और बैक देखिए टेस्टिंग मैं करते हैं। निफ्टी 200 जब मैं इसको चेक कर रही थी तो मुझे लगता है जो कंपैरिजन होगा, जहां तक मुझे लगता है वो निफ्टी 200 के साथ ही होगा। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन इसको एक बार फिर से एक बार मैं चेक करूंगी, देन आई थिंक वी कैन डिस्कस इट अगेन। लेकिन इनफैक्ट निफ्टी 200 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि निफ्टी 200 में से 30 कंपनीज ले रही हैं। So it cannot be compared with the Nifty 200 also. It has to be compared with what then? क्योंकि it is a with the mix focus of fund. okay. आप इसे फोकस फंड से करेंगे, क्योंकि इनका भी 30 स्टॉक्स का बास्केट है और फोकस फंड का 30 है। तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं मोमेंटम बेसिस का अंडरलाइंग स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो मोमेंटम हाई मोमेंटम स्टॉक, इनका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस वो है। एक जो फोकस फंड होगा, जो फोकस फंड है 30 फंड, फोकस एसबीआई का फोकस फंड है या एक्सिस फोकस फंड है, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बेस्ड ऑन फंडामेंटल टेक्निकल्स, उनका ये ग्रोथ वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग में होगा। सो इसका अंडरलाइंग स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस इज हाई मोमेंटम, दैट्स ऑल। हाई मोमेंटम एज इन जिसमें ज्यादा तेजी, ज्यादा गिरावट रहती है, बेसिकली वो कहना चाह रहा हाँ, जिसमें लास्ट 6 महीने 12 महीने में जिसमें ज्यादा वोलेटिलिटी रही है और उसके सामने उन्होंने रिटर्न कितना दिया। तो हो सकता है वो स्टॉक न्यूज में था, वो डेवलपमेंट होने वाली थी, लेकिन वो हमेशा चलती रहेगी, आई डोंट नो ना। तो एक इन्वेस्टर क्यों करे ये, मतलब क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि ऐसा मुझे क्या मिल रहा है इसमें, जो मुझे एक रेगुलर मेरा एक ढंग से डिसेंट पोर्टफोलियो बनाऊं, जो मुझे ट्रैक नहीं करना पड़े। अब ऐसी स्कीम में आप डालेंगे, हर 6 महीने 8 महीने में आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि मोमेंटम को पकड़ पा रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या वो इन्वेस्टर करना चाहता है? आई डोंट थिंक। ओके। आलोक घोष का सवाल है कि कैनरा रिपोर्ट को ब्लू चिप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। हमने जवाब दिया, दोनों को कंपेयर किया, यस आप कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन एसआईपी और लमसम, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। अगर आपकी रेगुलर इनकम है देन गो विद एसआईपी, इफ यू आर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है, आप ऐसे जोड़ के करना चाहते हैं तो आप लमसम करें। बस द की इज इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ओके। पल्लवी खेडकर जी का सवाल है, क्वांट एक्टिव फंड इज गुड और बैड फॉर एसआईपी? मैं आपको आपके बोलने के पहले एक चीज, अभी कुछ दिनों पहले मैं क्योंकि ट्रांसलेशन का काम करती हूँ तो उसमें मैं एक चैप्टर था जिसपे फैक्टर इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिसके अंदर मुझे ये वर्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग पहले मैं बहुत ढंग से समझ नहीं पाती थी। तो वहां पर मैंने देखा ये पूरे क्वांट इन्वेस्टिंग और किन किन फैक्टर का मतलब क्या होता है और कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं ये सब चीजें, और इंडिया में कितना नया है। यूएस में हालांकि ये थोड़ा सा पहले से है, वहां का डेटा अवेलेबल है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है। तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये कैसे काम करता है, ये क्वांट और बाकी फैक्टर इन्वेस्टिंग का पूरा फंडा। योर टेक। या सो पैसिव और एक्टिव के बीच का फंड हो गया ये। मतलब आप एक पैसिव फंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंडेक्स ले लीजिए, वापस हम इंडेक्स से ही शुरू करते हैं। इंडेक्स में सेंसेक्स 30 है या निफ्टी 50 है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि उसमें जो 30 कंपनियां या 50 कंपनियां हैं, ये क्वांट फंड्स क्या करेंगे कि वो 50 कंपनियों को ही देखेंगे। लेकिन अगर इंडेक्स में रिलायंस का एलोकेशन मान लीजिए 10% है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे एक्टिव वो रिलायंस लेंगे, लेकिन 10% नहीं, वो अपने हिसाब से एक अलग जो फैक्टर है, वो फैक्टर अंडरलाइंग फैक्टर को रखते हुए वो रिलायंस को लेंगे, लेकिन रेशियोज चेंज कर देंगे। जो इक्वल निफ्टी फंड्स जो होते हैं, इक्वल निफ्टी इंडेक्स जो बोलते हैं, कि 50 कंपनियां हैं, सब में वो 5-5% करेंगे। और एक्चुअल इंडेक्स में इनका रेशियो अलग होता है। तो क्वांट फिट्स इन बिटवीन ऑफ दैट, कि स्टॉक्स आपको इंडेक्स के लेने, लेकिन रेशियो आपको डिसाइड करना। तो फंड मैनेजर स्टॉक्स तो वही लेगा जिसका इंडेक्स बना रहे हैं, और वो रेशियो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, कंपनियां फिक्स रहेगी। ओके ओके, आई थिंक ठीक है, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और अगर बैक टेस्ट तो इस तरह के जितने भी फंड्स होते हैं जो एक हम नॉर्मल एबनॉर्मल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी सिंपल प्लेन वनीला काइंड ऑफ फंड्स हो जाते हैं, जैसे लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, आपको पता है ये कैसे काम करता है। और फिर ये कुछ थोड़े से नॉट सो सिंपल काइंड ऑफ फंड्स हो जाते हैं, इनकी जगह कब बनती है पोर्टफोलियो में? तो इसे देखिए, ये सारी जो ऑफरिंग्स हैं, ये सारी ऑफरिंग्स एज अ मैन्युफैक्चरर जो एएमसीज हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मार्केट में नया लाना है।
कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ ट्वीक करके कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक टॉपिक मिलना चाहिए जाके अपने इन्वेस्टर से बात करने। आप रोज बात करें एक ही चीज की तो इन्वेस्टर भी चाहता है कुछ नया बताओ। ये तो मैंने सुन लिया। तो हम्म मार्केट में सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड सप्लाई। हम्म तो इन्वेस्टर खुश नहीं होता जब मुझे बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो बोलते हैं इतना तो यार ये तो मेरा। अब हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था, एक पर्टिकुलर स्कीम हमने एक इन्वेस्टर को सजेस्ट की थी। हम्म तो उनका था कि मुझे इस स्कीम में नहीं करना है, जैसे कोई कारण है, बोलता मेरे ड्राइवर भी इसी में करता है। ये क्या वजह हुई भाई? ये तो तो बहुत पता ही। नहीं उनको, नहीं तो हम्म कुछ अलग चाहिए, बोला कि मुझे तो कुछ अलग चाहिए। तो अब इसकी ये धारणा के लिए ही ऐसी प्रोडक्ट बनते हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ अलग अलग एक ही इसी चीज में आप क्या करें, तो फंड इस हाउस भी कुछ ना लॉजिक कुछ के तो नया। हिसाब से तो अपने पास तुम पैसे भी मत रखो, नोट भी 500 के नोट जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे ड्राइवर के पास भी होंगे। नहीं, वो बोलते मुझे थोड़ा एग्जॉटिक चाहिए, नहीं, एचएनआई हूँ, मुझे एग्जॉटिक क्या पीएमएस होता? या मतलब तो मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या बता दो, मैं कुछ करूँ, मतलब ये अगर ये स्कीम में सब कर रहे हैं तो मुझे क्या मिला। तो बेसिकली, तो हालांकि आई वुड नॉट से कि इस स्कीम में वैल्यू नहीं है। हम्म मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अगर हम इसका डेटा देखते हैं और वो कोई भी फंड हाउस कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उनकी भी रिसर्च जाती है। तो वो ये हम्म कहते हैं कि अगर एक स्टैंडर्ड निफ्टी है जिसका 50 कंपोनेंट्स ने मान लीजिए 14% रिटर्न दिया है, तो हम्म हमने ये देखा कि अगर वही कंपोनेंट्स ले रहे हैं लेकिन हम इक्वल निफ्टी कर दें तो हमें हम्म 14 नहीं 15 या 16% रिटर्म मिलता है। ये हमारा बैक टेस्टेड डेटा है हम्म कि हम कोई भी पीरियड में देखें तो ये रिटर्न ज्यादा बेटर मिला है। तो हो सकता है मिला हो, हम्म बट माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल अगेन एंड अगेन टू एन इन्वेस्टर कि भाई आप क्या चाहते हैं अपने इन्वेस्टर अपने। अब 500 स्कीम्स हैं, 1000 स्कीम्स होंगी, आपको हम्म सिलेक्ट और ये सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। ओके। तो वो अगर आप लिस्ट कम कर लें, अपनी लाइफ सिंपल बनाए, सिंपल प्रोडक्ट्स लें, लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन से बेटर इंडेक्स इक्विटी ओरिएंटेड जितना रिटर्न मिलना चाहिए रिस्क लेने का हम्म उतना आपको मिल जाए, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके। अब क्विकली क्विकली ना, टाइम तो हो गया है ऑलमोस्ट डन, लेकिन ऐसे सवाल ले लेते हैं जिनका एक एक लाइन में जवाब एक्चुअली हो सकता है, ठीक है? श्योर। अ, ये वाले सवाल का नहीं होगा, शिवम खंडेलवाल जी का सवाल है, हाउ इज क्वांट एज अ एएमसी? वेल अगेन, what I normally suggest people is ऐसा कोई छोटी बड़ी एएमसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। हम्म लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर टॉप की 10 एएमसीज है या 15 है, या 20 एएमसी ले लो, टॉप की 10 15 20 एएमसीज में आपके इतनी सारी स्कीम्स के ऑप्शंस हैं हम्म जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपका पोर्टफोलियो में ऐसे भी कहते हैं कि 5 से 6 स्कीम से ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। हम्म तो तो टॉप की 10 फंड हाउसेस, 15 या 20 फंड हाउसेस, इनकी जो स्कीम्स ले लें। हम्म तो वन फॉर अ सिंपल रीजन कि आपकी अगर बड़ी एएमसी है, आप उतना ही बेटर फंड मैनेजर्स हायर भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल ऑन द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट दैट यू मेक, द एयूएम दैट यू हैव, जिस पे आप फीस चार्ज करते हैं और उसके बेसिस पे खर्चे करते हैं। तो बड़ी एएमसी ले लीजिए, एनी टॉप 10 15 या 20 मैक्सिमम। ओके। और क्वांट उसके अंदर नहीं आता है, राइट? हाँ, कौन तो उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं आता है। आता। ओके, अब एक एक लाइन वाला सवाल, हाँ, और एक एक लाइन का जवाब। रत्नेश भगत जी का, गोल्ड किस फॉर्म में लेना सही है, एसजीबी या डिजिटल? आई विल गो विथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, योर टेक? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यस ऑफ कोर्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हम्म लेकिन उसमें वो डीमैट में आता है, लिक्विडिटी वगैरह वो खाली कंसर्न्स नहीं है। तो हम्म सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अदरवाइज ईटीएफ या गोल्ड फंड। हम्म एक सवाल कहीं था, नाम मैं भूल गई, नहीं दिख रहा मुझे। गुड मिड कैप फंड? सो आई थिंक डीएसपी और एक्सिस मिड कैप, वन ऑफ द टू। आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं, रूटा सर यदि आप जवाब इतने लंबे देंगे तो बहुत ज्यादा सवाल। देखिए आशीष जी, अगर सवाल के जवाब लंबे देने की जरूरत है तो लंबा जवाब तो होगा ना। आप बी वेल्दी ने शुरू से ये कोशिश की, कुछ भी चीज आपको थाली में रख के नहीं परोसी जाए, आप खुद से समझे कि आपको क्या खाना है और खुद से आप चुने अपने खाने को। तो उसको अगर आप वो प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, देन यू हैव टू लर्न इट। तो अगर हर्ष इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकूं, लेकिन लिमिटेशन होगी। और इस चीज को आप शिकायत, इसको आप गलत तरीके से ना देखें, तो आई वुड अप्रिशिएट दैट। ओके। और एक एक लाइन के सवाल, हाँ। विशाल जी का ईएलएसएस, ओ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? हाँ, म्यूरे एसेट टैक्स सेवर वर्सेस एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी वर्सेस क्वांट इंडिया टैक्स सेवर? आई थिंक आई वुड गो मिराई। म्यूरे मिराई टैक्स सेवर। टैक्स सेवर, या यस, नॉट दैट एक्सेस इज नॉट गुड, फर्स्ट मिराई देन एक्सेस। ओके, सुदम सेठी जी का एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स गुड? Yes, of course. क्वेश्चन। I mean, yes. It is a part of a recommendation. And in fact, उसका थोड़ा सा उन्होंने expense ratio recently बढ़ाया है, but I think no harm. HDFC Sensex is a good fund. ओके,
सजेशन और कुछ बेस्ट लार्ज कैप फंड गुर्जर प्रतिहार। सो हमने डिस्कस कर लिया। एक्टिव में आपके पास एक्सिस और कैनरा दोनों हमने डिटेल में बात की है। और पैसिव में एचडीएफसी सेंसेक्स या आईसीआईसीआई सेंसेक्स आप ले सकते हैं। ओके। सजेशन ऑन पीपीएफएस, आई थिंक ये राय जा रहे हैं कि फंड हाउस के तौर पर कैसा है। बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स हैं, परफॉर्मेंस इनका जो फ्लैगशिप फंड है फ्लेक्सी कैप हो गया नाम, हाँ वो काफी जाना माना नाम है। अब इसका नया एक फंड भी आने वाला है, इनफैक्ट डेट कैटेगरी में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आ रहा है, राइट? आपकी राय इस फंड हाउस के ऊपर क्विकली? आई लाइक द फंड हाउस एक्चुअली। बुटीक फंड हाउस है, फोकस्ड है कि हमें क्या करना है। क्लियर अपने इन्वेस्टर्स को बोल रखा है कि शॉर्ट टर्म में हम मोमेंटम नहीं करते, मतलब हम ये ट्रेडिंग टाइप का नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बाय होल्ड, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग टाइप का जो फंडामेंटल्स है हम फॉलो करते हैं। So I like the fund house. I mean, it's a boutique fund house, nice, doing well, focused, genuinely interested in giving investors return. So निखिल यादव, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव फंड? इंडेक्स फंड्स। एक लाइन का जवाब, इंडेक्स फंड्स। ओके। बेस्ट मल्टी कैप फंड 2021, अश्विनी कुमार पी। आई डोंट नो वेदर ये मल्टी कैप रेफर कर रहे हैं या फिर एक्चुअली फ्लेक्सी कैप रेफर कर रहे हैं, बट यप नो, आई थिंक मल्टी कैप ही बोल रहे होंगे। तो बहुत कम फंड, आई थिंक 6 या 7 फंड ही अभी एक्चुअली इस कैटेगरी में है। आईसीआईसीआई मल्टी कैप इज अ गुड फंड। निपॉन अच्छा है। बिरला एक इंट्रोड्यूस करने वाला था, कर दिया, वन ऑफ द टू। बिरला एक मल्टी कैप इंट्रोड्यूस करने वाले थे, आई थिंक हो गया है, बट निपॉन एंड आईसीआईसीआई मल्टी कैप। ऑलराइट, आई थिंक एक सेफेस्ट डेट कैटेगरी निखिल यादव। सेफेस्ट तो ओवरनाइट फंड। अगर अगर हम वो चैनल में जाए कि सबसे सेफेस्ट से लेके सो अप टू शॉर्ट टर्म फंड्स मुझे ठीक लगते हैं। एनीथिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू शॉर्ट टर्म, एंड उसमें लो ड्यूरेशन मनी मार्केट सब 1 साल के हैं, और अगर शॉर्ट टर्म देखें 1 to 3 years। ऑलराइट, चलिए 10:08 हो गए, हम यहीं पे रैप करते हैं इसको। शुभम जी का एक सवाल है, ओके, क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान, इस पे क्या व्यूज हैं आपके हर्ष? आई डोंट नो, आई मीन आई रेफरिंग टू द क्वांटम, और क्वांटम का क्वांट होगा नाम सिर्फ क्वांट एक्टिव फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान लिखा हुआ है। लेट मी जस्ट चेक क्विकली। क्वांट एक्टिव फंड, जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। क्वांट म्यूचुअल फंड का ही है ये, और ये इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड मल्टी कैप की कैटेगरी में आते हैं। क्वांट एक्टिव, I don't track the fund house too much, so okay, all right, because as I said कि top 10 और 20 fund houses में इतना सब है करने का। okay, all right, ठीक है, चलिए यहीं पर हम रैप करते हैं इसको। थैंक यू सो मच। और जाने के पहले एक बड़े ही काम की बात, मैं अभी जब इस वीडियो को सेव करूंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ यू वांट टू रीच आउट टू हर्ष फॉर एनीथिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर कंसल्टेशन, आपकी मर्जी, तो आप उस लिंक का सहारा लेके हर्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हर्ष की टीम या हर्ष खुद आपको रिवर्ट करेंगे, और आप बात कर सकते हैं अगर आप इनकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो। राइट हर्ष? यस, ऑफ कोर्स कोशिश ये रहेगी कि वी कैन हेल्प इन्वेस्टर्स एज मच, क्योंकि गाइडेंस नहीं होने की वजह से कितनी तकलीफें लोगों को हो रही है ये 5 या 10 साल बाद पता चलता है, तब तक बहुत वक्त हो जाता है। सो आई थिंक जो आपकी ये मुहिम है हेल्प लाइफ की, ये बहुत हद तक काम करती है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू। ठीक है, और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, हर्ष वुड चार्ज फॉर हिज सर्विसेज, तो ये बात आप ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपको लग रहा है अच्छा ये फ्री में है, चलो सीधे हर्ष को लिख रहे हैं तो वहां से आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो अगर आप इनकी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और आप सीधे आप वहां पे डायरेक्टली हर्ष को लिख सकते हैं। अभी इस आज के हेल्प लाइव में फिलहाल इतना ही। हम थर्सडे को फिर से आते हैं 9:30 पे, और उस दिन फिर से आपके सवाल लेंगे। कोशिश हो रही है ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की, लेकिन हमेशा की तरह कुछ सवालों के जवाब लंबे होंगे, तो आपको उन सवालों के जवाब सुनने हैं, समझने हैं, ताकि आपके जहन में वो ठीक तरीके से बैठ जाए। थैंक यू सो मच यू गाइस, स्टे ब्लेस्ड, healthy and be wealthy. Bye bye. Good night.